ममता बनर्जी के 20 सांसद दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में रुकते हैं और फिर यहां से 6 गाड़ियों से सवार होकर के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के सरकारी कोठी पर चले जाते हैं। मीडिया को खबर होती है, फिर सारे रिपोर्टर, चाहे पश्चिम बंगाल की मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, सारे रिपोर्टर दर्जनों कैमरे के साथ भूपेंद्र यादव के घर के बाहर जमा हो जाते हैं। ये वही भूपेंद्र यादव हैं जिन्हें भाजपा ने बंगाल का चुनाव प्रभारी बनाया था और पार्टी को हालिया विधानसभा चुनाव में चौंकाने वाली जीत दिलाई। तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के घर पूरी रणनीति बनती है किस तरीके से टीएमसी के जो बागी सांसद है, 28 में से कुल 20 सांसद यहां पहुंचते हैं। इन सांसदों का अगला कदम क्या होगा, किस तरीके से, क्या कानूनी जटिलताएं हैं जिसको आगे पूरा करना है। और फिर यहां जब बैठक होती है, इसके बाद ऐलान हो जाता है कि ये जो सांसद हैं ये टीएमसी पर अपना दावा ठोकेंगे कि हमारे नेतृत्व वाली ही पार्टी असली टीएमसी है। और ये अगला कदम डिसाइड हो जाता है और एक और कदम डिसाइड हो जाता है कि ये जो 20 सांसद हैं ये मांग कर देते हैं कि भाई लोकसभा में हमारी जो सीट है वो अलग कर दी जाए, हमको अपोजिशन की रो में नहीं बैठना है, हम तो एनडीए को अब सपोर्ट करेंगे। लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखने की भी कार्रवाई हो जाती है। और मजे की बात है, ये सब चीजें तब चल रही थी जब पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, जो अभी चुनाव हारी, ममता बनर्जी, वो दिल्ली में इंडिया अलायंस या बीजेपी जिसे इंडी अलायंस कहती है उसकी मीटिंग में दिल्ली में वो मीटिंग कर रही हैं। एक तरफ वो पूरे देश में बीजेपी के खिलाफ गठबंधन को बनाए रखने की कोशिश में जुटी है, उधर उनकी पार्टी टूट रही थी। दिल्ली में दोनों घटनाएं साथ साथ हो रही थी। सोचिए पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के दिन कितने खराब चल रहे हैं। 1984 के बाद बीच के सिर्फ 2 साल छोड़ दें तो ऐसा कभी नहीं हुआ जब ममता बनर्जी या तो सांसद ना हो या तो विधायक ना हो। लेकिन पहली बार आज वो ना सांसद हैं ना वो विधायक हैं। सोचिए, ये एक नेता का पराभव है। एक नेता जिसने वामपंथ के 34 साल पुराने किले को ध्वस्त कर दिया, जिसने कांग्रेस छोड़ करके अपनी अलग पहचान बनाई और जिसने सिर्फ 13 साल के भीतर अपनी पार्टी को शून्य से शिखर पर पहुंचा दिया, सत्ता तक पहुंचा दिया सिर्फ 13 साल में। आज उसी नेता के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या वो अपनी ही पार्टी में बेघर हो जाएंगी? क्या वो अपने ही घर में बेघर होने वाली हैं? उनके ही लोग जो कभी ममता बनर्जी की कस्में खाते थे आज वही उनके खिलाफ बगावत कर रहे हैं। सत्ता जाने का सोच लीजिए कितना बड़ा ये असर होता है। क्षेत्रीय दलों की सोचिए विचारधारा क्या होती है, वहां पे कोई विचारधारा नहीं होती। अगर विचारधारा होती तो कोई भी सांसद और विधायक पार्टी नहीं छोड़ता। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ममता बनर्जी को राजनीति का फिनिक्स कहते हैं। फिनिक्स एक ऐसा पक्षी होता है जो मर करके भी एक प्रकार से जिंदा होने की क्षमता रखता है, राख से भी वो जिंदा हो जाता है। क्या ममता बनर्जी फिर से राजनीतिक रूप से वो फिर से जीवित हो पाएंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। उम्र भी हो चली है। सबसे पहले जानना जरूरी है कि यह संकट कितना बड़ा है। देखिए 28 में से कुल 20 सांसद बगावत पे उतर चुके हैं और इससे पहले टीएमसी के 58 विधायक भी बगावत का रास्ता पहले ही चुन चुके हैं। और जो बगावत वाले जो विधायक हैं उन्होंने ही विपक्ष का नेता, उसी में से सत्यव्रत जो बनर्जी हैं, वही जिनको ममता बनर्जी पार्टी से निकाल चुकी हैं, वही अब विधानसभा में ऑफिशियल रूप से विपक्ष के नेता बन गए हैं। यानी कि विधायकों ने भी पार्टी पे, दूसरे जो बागी विधायकों का गुट है उसने पार्टी पे कब्जा कर लिया है। और इधर सांसद भी बागी हो चुके हैं, 28 में से 20 सांसद हैं। यानी ये जो मामला है ये सिर्फ असंतोष का नहीं है, यह मामला सीधे सीधे पार्टी पर नियंत्रण का है। पार्टी के नियंत्रण की यह लड़ाई बन चुकी है। राजनीतिक जानकारों का यह कहना है कि ममता बनर्जी ने अपने जीवन में बहुत कठिन दौर देखे हैं। 2004 के लोकसभा चुनाव में तो उनकी पार्टी उस समय लगभग खत्म हो चुकी थी और 2006 के विधानसभा चुनाव में पार्टी केवल 29 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। लेकिन ममता बनर्जी, ये वो दौर था जब ममता बनर्जी एक बंगाल की शेरनी मानी जाती थी, युवा थी और सड़कों पे खूब उतरती थी, उम्र भी उनके साथ थी। लेकिन अब ममता बनर्जी की उम्र नहीं रही और वो अपने भतीजे को जिस तरीके से पार्टी में लगातार बढ़ा रही हैं, उससे जाहिर सी बात है कि समीकरण अब बदल चुके हैं। आज पहली बार पार्टी के एक बड़ा हिस्सा उनके ही खिलाफ खड़ा दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि इस संकट को उनके राजनीतिक जीवन का जो सबसे बड़ा संकट कहा जा रहा है। यह संकट कोई छोटा मोटा संकट नहीं है। पार्टी पूरी तरीके से उनके हाथों से फिसलती दिखाई दे रही है। अब सवाल यह है कि आखिर
बगावत हुई क्यों? बागी सांसदों और विधायकों में देखिए ज्यादातर की नाराजगी ममता बनर्जी से कहीं ज्यादा उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी के बढ़ते प्रभाव से है। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। पिछले कुछ वर्षों में अभिषेक बनर्जी का जो कद है, जैसे जैसे ममता बनर्जी की उम्र बढ़ती गई वैसे वैसे वो बागडोर भतीजे को सौंपती जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में अभिषेक बनर्जी को भविष्य का नेता माना जाने लगा, उन्हें वारिस माना जाने लगा। लेकिन इसके साथ ही जो पुराने नेता थे, जो कार्यकर्ता थे, उनमें असंतोष भी बढ़ता गया, क्योंकि अभिषेक बनर्जी यंग रहे तो उन्होंने नए नए लोगों की पार्टी में एंट्री कराई और जो पुराने नेता, जो ममता के दौर के नेता हैं, वो अपने को उपेक्षित महसूस करने लगे। कई नेताओं को लगा कि जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो तो सिर्फ भतीजा और बुआ मिलकर के ले रहे हैं, उनको तो निर्णय में शामिल ही नहीं करते। कुछ नेताओं को यह भी महसूस हुआ कि पार्टी का जो पुराना जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है जिसके लिए टीएमसी की स्थापना हुई थी, वो पूरी तरीके से दरक रहा है। याद कीजिए, जो भाजपा ने जिनको मुख्यमंत्री बनाया है, शुभेंदु अधिकारी, वो खुद टीएमसी के बड़े नेता थे, ममता बनर्जी के कभी राइट हैंड माने जाते थे। वो उन्होंने भी जब छोड़ा था, उन्होंने भी यही बुआ भतीजे का जो मामला था उसकी वजह से छोड़ा था, क्योंकि पार्टी में वो उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे थे। सीनियर नेता थे, भतीजे का नेतृत्व बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आज वही असंतोष, जो शुभेंदु अधिकारी ने जिस असंतोष की वजह से पार्टी छोड़ी थी, आज वही असंतोष लगभग हर सांसद विधायक के पास है। लेकिन ममता बनर्जी की सबसे बड़ी दुविधा है, वो चाहे तो बागियों को शांत करने के लिए अभिषेक को पीछे कर सकती हैं, लेकिन ऐसा करना भी उनके लिए आसान नहीं है। आखिर ममता बनर्जी अगर अपने भतीजे पे ही भरोसा करेंगी, दूसरे पे तो कर नहीं सकती। लेकिन अगर वो अभिषेक बनर्जी को डाउन साइज करती हैं, अभिषेक बनर्जी के पर कतरती हैं, तो ये माना जाएगा कि बागियों के सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। लेकिन ये सिर्फ बगावत का भी मामला नहीं है। बहुत सारे सांसद विधायक को बीजेपी की सत्ता आने के कारण प्रोटेक्शन भी चाहते हैं। जो लोग राजनीति को जानते हैं कि यो भी ये कहते हैं कि ममता बनर्जी के स्वभाव में झुकना नहीं है, तो ऐसे में तो जब झुकना नहीं है तो पार्टी तो निकलेगी ही। राजनीतिक जानकार ये भी कहते हैं कि ममता बनर्जी शायद संगठन में बदलाव करें, लेकिन अभिषेक को पूरी तरीके से किनारे नहीं कर सकती। अब बात करते हैं कि ये जो चीजें बगावत हो रही हैं, ये आगे कानूनी दांवपेच भी इसमें आने वाला है, क्योंकि टीएमसी का यह दावा है कि जो ऋतुव्रत बनर्जी हैं, जिनको पार्टी पहले ही निष्कासित कर चुकी है, जिन्हें विपक्ष का नेता घोषित किया जा चुका है विधानसभा स्पीकर द्वारा, ऐसे में पार्टी उन्हें वो टीएमसी के वो नेता कैसे हो सकते हैं, क्योंकि टीएमसी तो उनको निकाल चुकी है। ये टीएमसी जो ममता बनर्जी के नेतृत्व वाला जो गुट है, उसका ये कहना है, और टीएमसी का कहना है कि जिस तरीके से उन्हें बनर्जी को, ऋतुव्रत बनर्जी को बंगाल में नेता विपक्ष बनाया गया है, इस मामले को हम अदालत में चुनौती देंगे। यानी राजनीतिक लड़ाई अब कानूनी मोर्चे पर भी पहुंचने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या अदालत का फैसला राजनीतिक नुकसान की भरपाई कर पाएगा? जवाब इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो नुकसान है ये परसेप्शन का है। जनता में जो परसेप्शन जा रहा है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि राजनीति में जो सिर्फ कानूनी जीत काफी नहीं होती, जनता और कार्यकर्ताओं का जो विश्वास है वो बहुत जरूरी होता है, और कार्यकर्ताओं का भी विश्वास दरक रहा है। जो टीएमसी के जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें भी ममता बनर्जी पर अब अविश्वास हो गया है। अब जरा देख लेते हैं कि दिल्ली की तरफ थोड़ा सा नजर डाल देते हैं। दिलचस्प बात यह है कि बंगाल में संकट के बीच ममता बनर्जी अपना राष्ट्रीय राजनीति पर बेहद ध्यान केंद्रित कर रही हैं। यही वजह है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में 8 जून को जो बैठक बुलाई गई उसमें उन्होंने भाग लिया और उन्होंने विपक्ष की राष्ट्रीय एकता पर जोर दिया। और सूत्रों का यह कहना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए वो ममता बनर्जी कुछ नया पका सकती हैं, विपक्षी एकता का कुछ नया फार्मूला सामने रख सकती हैं। यह रणनीति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जब कोई क्षेत्रीय नेता अपने राज्य में कमजोर पड़ता है तो वह राष्ट्रीय राजनीति की तरफ कूच कर लेता है, राष्ट्रीय राजनीति में अपनी भूमिका वो बढ़ा करके अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने की कोशिश में जुटता है। अब ममता बनर्जी के पास बंगाल में कुछ बचा नहीं है, ना वो सांसद हैं ना वो विधायक हैं। ऐसे में अब वो विपक्ष की एक बुलंद आवाज बनने की कोशिश करेंगी। दिल्ली उनका आना जाना ज्यादा होगा और वो मोदी सरकार के खिलाफ एक मजबूत आवाज बनना चाहेंगी। अपनी वो राष्ट्रीय भूमिका वो देखना चाहती हैं, इसीलिए वो कांग्रेस की इस बैठक में वो शामिल हुई। लेकिन दोस्तों, असली चिंता कहीं और है।
विधायकों की बगावत तो हो ही चुकी है, सांसदों की भी बगावत हो चुकी है। सांसद विधायक का बड़ा हिस्सा दोनों हाथ से फिसल चुका है। इससे जो संकट है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। और राजनीतिक दलों में अक्सर ये देखा गया है कि जब संगठनात्मक नियंत्रण, जब पार्टी के सबसे बड़े नेता का जब संगठन पर नियंत्रण कमजोर पड़ता है, तो जो असंतोष है वो बहुत तेजी से फैलता है। और यही वजह है कि ममता बनर्जी लगातार बैठकों पे बैठकें कर रही हैं। ये अलग बात है कि जो बगावत पे उतर आए हैं उनकी बैठकों में जा नहीं रहे हैं। अब ममता बनर्जी के सामने उनकी प्राथमिकता नए समर्थक जुटाने से ज्यादा पुराने लोगों को साथ बनाए रखने की है। नए तो तब जुटते हैं ना जब पार्टी मजबूत होती है। जब पुराने लोग साथ रहते हैं तभी नए लोग आते हैं। जब पुराने लोग ही नहीं रहेंगे तो नए लोग क्यों जुड़ेंगे? और जो भी नया व्यक्ति होता है वो हमेशा उगते सूरज को सलाम करता है। अब जो सबसे बड़ा सवाल है जिसकी तरफ सभी की निगाहें हैं, क्या ममता बनर्जी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बचा कर रख पाएंगी? वैसे अगर उनका राजनीतिक इतिहास देखें तो बहुत जुझारू महिला रही हैं, बहुत संघर्ष वाली महिला रही हैं। उस दृष्टि से ये है कि ममता बनर्जी के स्वभाव में झुकना नहीं लिखा है। और उनका स्वभाव जो है वो लड़ाका एक महिला की है, एक बंगाल की शेरनी कही जाती हैं। लेकिन दोस्तों उनकी भी उम्र हो चुकी है, 70 पार की महिला हो चुकी हैं। वो जोश और ऊर्जा वो जो पुरानी ममता बनर्जी में लोगों को दिखता था वैसा नहीं है। और इस चुनाव में भी वो असर दिखा। थोड़ी सी बहुत इस बार जैसे थकी हुई महिला नेता के तौर पे वो दिखी। जो पिछले चुनाव में जिस तरीके से इतना एग्रेशन था वो एग्रेशन इस बार के चुनाव में नहीं दिखा। कभी वो अकेले कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़ती थी। ये वही नेता है जिन्होंने वाम मोर्चा के मजबूत गढ़ को 3 दशक तक लेफ्ट की जो सरकार थी उसको उखाड़ के फेंका। यह वही नेता है जिन्होंने लगातार सिंगूर से लेकर के नंदीग्राम तक बड़े बड़े संघर्ष किए। लेकिन इस बार की जो चुनौती है वो अलग है। पहले उनके जो विरोधी थे वो बाहर के थे, लेकिन इस बार उनके जो विरोधी हैं वो घर के भीतर है। बगावत घर के अंदर हो रही है, उनकी पार्टी में हो रही है। बाहर के लोगों से लड़ना आसान होता है, लेकिन घर के लोगों से लड़ना मुश्किल होता है। आज लड़ाई अपनी पार्टी पे वर्चस्व बनाए रखने की है और राजनीति में आंतरिक विद्रोह का मुकाबला करना सबसे कठिन माना जाता है। मेरे विचार से जो आने वाले कुछ महीने हैं वो ममता बनर्जी के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। क्या ममता बनर्जी आने वाले समय का मुकाबला उसी जोशो खरोश के साथ करेंगी जिसके लिए वो जानी जाती हैं, या उनका मनोबल टूट सकता है, या वो कुछ नई चाल के साथ राजनीतिक बाजार में सामने आ सकती हैं? तृणमूल कांग्रेस का अस्तित्व संकट में है और तब इतिहास शायद यह याद रखेगा कि जिस नेता ने कांग्रेस को तोड़कर अपनी पार्टी बनाई थी वही एक दिन अपनी ही पार्टी में टूट नहीं रोक सकी। फिलहाल जो बंगाल की राजनीति है वो एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर दिन नई कहानी लिखी जा रही है। बंगाल में टीएमसी हार गई, करारी हार हुई। भाजपा 200 सीटों के आंकड़े पर पहुंच गई। लेकिन लगातार T20 मैच की तरफ जो है वहां से खबरें लगातार सामने आ रही हैं। सवाल सबसे अहम यह है कि भारत की जो सबसे शक्तिशाली क्षेत्रीय पार्टियों से एक मानी जाती है जो टीएमसी, वो आने वाले समय में कितने टुकड़ों में बंटने वाली है? आपका क्या मानना है? क्या ममता बनर्जी फिर से फिनिक्स की तरह वापसी करेंगी, या तृणमूल कांग्रेस का या विभाजन या जो बगावत हो रही बंगाल की राजनीति का एक नया अध्याय लिखेगा? कमेंट करके आप जरूर बताएं। और अगर आपको मेरा वीडियो, मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।